कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले मनमोहन सरकार के तमाम मंत्रियों और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को डिनर पार्टी दी। कहने को ये फेयरवेल पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि इस पार्टी में फेयरवेल नहीं बल्कि सबने यही कहा कि सी यू सून। डिनर पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी बारी बारी तमाम नेताओं से मिले। सूत्रों के मुताबिक डिनर पार्टी में सोनिया गांधी ने तमाम कांग्रेस नेताओं को आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट जाने को कहा। सोनिया ने भरोसा जताया कि 14 के चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। सोनिया की डिनर पार्टी में सुरेश कलमाड़ी से लेकर पवन बंसल तक पहुंचे, लेकिन जगदम्बिका पाल नदारद रहे। सूत्रों के मुताबिक जगदम्बिका पाल पार्टी से नाराज हैं और उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। लोकसभा उम्मीदवारों की सूची फाइनल करने के लिए आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी। इसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक में 93 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया गया था, लेकिन ऐलान होना अभी बाकी है। ये सभी 93 सीटें 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। चुनाव आयोग आज या कल देश में आम चुनाव की घोषणा कर सकता है। आम चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। अभी तक जो खबरें हैं उनके मुताबिक लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो सकता है, लेकिन उसे 6 चरणों में किए जाने की कोशिशें चल रही हैं। 2009 का आम चुनाव 16 अप्रैल से 13 मई के बीच 5 चरणों में हुआ था। गुजरात से चला नरेंद्र मोदी के विकास का रथ बिहार आते आते पिछड़े वर्ग की राजनीति में बदल गया। कभी हिंदुत्व की दुहाई देने वाले मोदी ने कल मुजफ्फरपुर की रैली में अपना एक नया चेहरा दिखाया, पिछड़े वर्ग का चेहरा। मुजफ्फरपुर की रैली में मोदी ने कहा, ब्राह्मण बनिया नहीं बैकवर्ड्स की पार्टी बन गई है बीजेपी। इसको तो परेशानी हो रही है कि भाजपा वाले, इनको तो हम बनिए ब्राह्मण की पार्टी कहते थे, और ये पिछड़ी जाति के लड़के को उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। चौंक गए हैं। मैदान बिहार के मुजफ्फरपुर का, निगाहें दिल्ली पर और निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। बिहार के चुनावी दौरे पर गए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने नीतीश को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बस नाम नहीं लिया, आलोचना में कोई कमी नहीं छोड़ी। वरना मैंने ऐसे नेता देखे हैं कि कमरे में तो बड़े प्यार से बातें करते हैं, भोजन के टेबल पर भी बैठते हैं, लेकिन अगर पब्लिक में हाथ मिलाना है तो पसीना छूट जाता है। लोकतंत्र में विरोध हो सकता है, ये लोकतंत्र का स्वभाव भी है, लेकिन लोकतंत्र में हिपोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं होती है मित्रों। मोदी की मुजफ्फरपुर रैली में रामविलास पासवान ने भी मोदी के साथ मंच साझा किया। मोदी के ही नाम पर कभी बीजेपी का साथ छोड़ने वाले रामविलास पासवान ने मुजफ्फरपुर में मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, देश में मोदी की आंधी चल पड़ी है। नरेंद्र भाई जो एक गरीब परिवार में पैदा लिए, जिन्होंने कहा कि हमने अछूतपन को देखा है, पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति में पैदा लिए, आज उनके नेतृत्व में देश में एक जो है आंधी तूफान चल पड़ा है। पासवान तो मोदी के साथ चले गए, लेकिन कांग्रेस लालू के साथ नहीं गई और तब ये अटकलें तेज हो गई कि कांग्रेस का हाथ नीतीश की पीठ पर होगा। लेकिन जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। वो गलत बात है और इस तरह की कोई बात हमारे पास ना आई है ना है। कांग्रेस और बीजेपी जो है इनका जो दोनों का है, इससे देश को बहुत संकट में है। इसलिए हमने ये मोर्चा बनाया, इसको मजबूत करके आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी की मुजफ्फरपुर रैली को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई तवज्जो नहीं दी। नीतीश के मुताबिक मोदी के भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर प्रतिक्रिया दी जाए। हालांकि जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री श्याम रजक ने मोदी की आंकड़ेबाजी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। श्याम रजक ने कहा कि शौचालय और बिजली के मामले में गुजरात और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, इसका खुलासा किया जाएगा।
यूपी की कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मोदी पर बड़ा हमला बोला है। आजम खान ने कहा है कि गुजरात में 2002 से भी बड़ा दंगा कराएंगे मोदी। आजम ने मोदी की तुलना हिटलर से की है। हालांकि बीजेपी ने आजम खान का जवाब दिया है और कहा है कि 125 करोड़ जनता जानती है किसकी बात में है सच्चाई। अगर गुजरात में रहना है तो वोट देना है, वरना जो गुजरात में किया था वो फिर कर दिखाएंगे, उससे ज्यादा बड़ा कर दिखाएंगे और पूरे देश को गुजरात बनाएंगे। यही तो संदेश है नरेंद्र मोदी जी का। आजम खान और समाजवादी पार्टी के पास अब कोई तर्क नहीं बचा है, इसलिए वो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात कर उनसे गुहार की है कि आगामी लोकसभा चुनाव में एमएनएस उनके खिलाफ उम्मीदवार न दे। गडकरी ने कहा कि राज ठाकरे ने उनकी गुजारिश पर सोचने के लिए वक्त मांगा है। राज से मुलाकात पर गडकरी ने ये सफाई भी दी कि उन्हें किसी से मिलने के लिए पार्टी से इजाजत की जरूरत नहीं है। अनेक लोगों से मैं मिलते रहता हूँ और राजनीति में मैं ये मानता हूँ कि विचारों की मतभिन्नता होती है, मनभेद नहीं होने चाहिए। हम राजनीति में एक दूसरे के दुश्मन नहीं है और इसलिए मैं सभी पार्टी के नेताओं को मिलता हूँ। जब चुनाव होगा तो हर पार्टी अपनी बात रखेगी, जिसको चाहिए उसको वोट देगी। तो मैं किसी को मिलने जुलने में मुझे किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं। राज ठाकरे और नितिन गडकरी की मुलाकात से उद्धव ठाकरे आग बबूला हो गए। जैसे ही उद्धव को ये पता चला कि नितिन गडकरी ने राज से मुलाकात की है, उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को फोन कर गुजरात कांग्रेस आज से लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात में बड़ा मुहिम शुरू करेगी। कांग्रेसी कार्यकर्ता आज से गुजरात के 26 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में पदयात्रा शुरू करेंगे। हर लोकसभा क्षेत्र से होते हुए पदयात्रा 11 मार्च को बालासिनोर पहुंचेगी, जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी के विकास के दावों की पोल खोलने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता पदयात्रा के दौरान 1000 जनसभा करेंगे। 100 से ज्यादा ग्रुप मीटिंग की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने जाट समुदाय को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया है, लेकिन कैबिनेट ने जाटों को यह आरक्षण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए दिया है। कैबिनेट के फैसले के बाद ओबीसी रिजर्वेशन रक्षा समिति के नाम के एक संगठन ने इस मुद्दे पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। आज तक के पास मौजूद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जाट सामाजिक और शिक्षा में पिछड़े नहीं हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। अमेरिका से वीजा पाने में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग भले ही नाकाम रहे हों, लेकिन पश्चिमी यूरोप में लगता है कि नमो नमो के नारे ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी मुख्यालय में जर्मनी से आए युवाओं ने नमो नमो के नारे लगाए तो नेताओं की बाँछें खिल गई। ये बात और है कि नारे लगाने वाले बीजेपी के ही नेता थे। जर्मनी से आए ये युवा बीजेपी के प्रवासी भारतीय विभाग की कोशिशों का नतीजा है। एआईएडीएम के सुप्रीमो और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। जयललिता ने 2014 के चुनावी महासंग्राम के लिए चुनावी प्रचार की शुरुआत रिजर्व दलित बहुत सीट कांचीपुरम से की। जयललिता ने केंद्र की कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। आम चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, जल्द ही साफ हो जाएगा कि अगली सरकार किसकी होगी, लेकिन चुनाव के नतीजों का असर अर्थव्यवस्था के अलावा सोने की कीमतों पर भी पड़ सकता है। एसोचैम की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो सोने की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। स्टडी में ये भी कहा गया कि अगर एक स्थायी सरकार आती है, चाहे फिर वो गठबंधन की ही क्यों न हो, तो सोने की चमक कम पड़ सकती है, क्योंकि लोग रियल एस्टेट में निवेश करने की तरफ रुख कर सकते हैं। दो 2014 की चुनावी महासंग्राम में पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूदे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को आगरा में काले झंडे दिखाए गए। अरविंद केजरीवाल कानपुर में रैली करने के बाद कल रोड शो करते हुए दिल्ली लौट रहे थे। मोदी समर्थकों को ये रास नहीं आया कि कानपुर की रैली में केजरीवाल ने मोदी पर हमला बोला। यूपी में रोड शो के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मोदी कहते हैं गुजरात में काफी विकास हुआ है, मैं यही देखने गुजरात जा रहा हूं। केजरीवाल 5 से 8 मार्च तक गुजरात का दौरा करेंगे। अहमदाबाद समेत कई शहरों में केजरीवाल का रोड शो होगा। 5, 6, 7, 8 4 दिन
5 मार्च से 8 मार्च तक मैं गुजरात जा रहा हूँ, वहां का विकास देखने के लिए। विकास देखने जाऊंगा मैं भी देखूं कितना विकास हो गया। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सलियों के निशाने पर पुलिस जवानों के साथ साथ नेता भी होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोपनीय पत्र लिखकर राज्य सरकार को आगाह किया है। इस पत्र में साफ लिखा है कि नक्सलियों के निशाने पर बीजेपी, कांग्रेस और बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएम के नेता हो सकते हैं। ममता की ममतामयी नजर अब पड़ोसी राज्य झारखंड की ओर है। समाज सेवी अन्ना हजारे के साथ से उत्साहित टीएमसी बंगाल के बाहर भी पार्टी का फैलाव करने में जुट गई है। झारखंड में जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के छोटे भाई लालू सोरेन को टीएमसी ने साथ लिया है। निर्दलीय विधायक और झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की और विधायक चमरा लेंडा भी कल टीएमसी से जुड़ गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की खबरों से दिल्ली कांग्रेस के नेता आग बबूला हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इल्जाम लगाया है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, इसलिए वो दिल्ली से बाहर जमीन तलाश रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ऑटो के जरिए प्रचार कर दिल्ली वालों के दिलों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही, लेकिन लोकसभा चुनावों में दिल्ली के ऑटो वाले आपका साथ नहीं देंगे। ऑटो वालों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बुरारी ऑटो रैली में कई घोषणाएं की, लेकिन घोषणाओं पर ठोस कदम नहीं उठाया। दिल्ली बीजेपी में अध्यक्ष बदला तो अब लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन का तरीका भी बदलता नजर आ रहा है। नए अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ कर दिया है कि वो मौजूदा विधायकों को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। इससे दिल्ली के दिग्गज बीजेपी विधायकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन रंगे हाथ का असर हुआ। बिजली कंपनी बीएसईएस ने जांच शुरू कर दी है। बीएसईएस ने बयान जारी कर ये भी साफ कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बीएसईएस के कई अधिकारी घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन रंगे हाथ में दिल्ली जल बोर्ड में घूसखोरी फिर हुई बेनकाब। जल बोर्ड के स्टाफ ने किया खुलासा, घूस के लिए फड़फड़ाते हैं अधिकारी। केजरीवाल के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। ट्रांसपोर्ट दफ्तर में भी है दलालों का बोलबाला। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा, हर काम के दाम तय है। बिक्री कर विभाग में वेट इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेकर टैक्स पेनल्टी की कराई डील। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर ने दिल्ली के एक डीएम का भी स्टिंग ऑपरेशन किया। निवेशकों को पैसा न लौटाने पर मानहानि का मुकदमा झेल रहे सहारा प्रमुख सुब्रत राय आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद यूपी पुलिस ने शुक्रवार को सुब्रत राय को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए सुब्रत बीती रात दिल्ली लाए गए। पुलिस की जोर जबरदस्ती के खिलाफ कानपुर के डॉक्टर 3 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और इलाज के अभाव में अब तक 10 मरीजों की जान जा चुकी है। मामला तब बिगड़ा जब कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का डॉक्टरों से झगड़ा हो गया। डॉक्टरों का आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने कानपुर मेडिकल कॉलेज के छात्रों की बेरहमी से पिटाई की। न डॉक्टर झुकने को तैयार है न प्रशासन। जिस विधायक जी के सवाल पर विवाद बढ़ा वो कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। इसी बीच कानपुर के सभी अस्पतालों की नर्सें भी हड़ताल में शामिल हो गई हैं, जबकि मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के तमाम मेडिकल कॉलेज कानपुर के डॉक्टरों के समर्थन में उतर आए हैं। कानपुर के बवाल के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि 48 घंटे में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2 दिन बाद दिल्ली समेत देश भर में ओपीडी सेवाएं बंद की जाएंगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने आखिरकार मान ही लिया कि रोहित शेखर उन्हीं का बेटा है। एनडी तिवारी रोहित शेखर और पत्नी उज्ज्वला के साथ मीडिया के सामने आए और कबूल किया रोहित उन्हीं का बेटा है और उज्ज्वला उनकी पत्नी। एनडी तिवारी ने कहा कि अदालत ने जिस डीएनए टेस्ट को माना है उसे मैं स्वीकार करता हूं। जिया खान की मां रबिया खान शुरू से ही अपनी बेटी की मौत को हत्या बता रही है। इसे साबित करने के लिए रबिया खान ने जिया के केस के 8 अहम गवाहों का स्टिंग ऑपरेशन किया। राबिया का दावा है कि स्टिंग से साफ हो जाएगा कि मुंबई पुलिस ने जानबूझकर जिया की हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। अपनी बेटी के केस की जांच रबिया खान एसआईटी से करवाना चाहती है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद रबिया खान इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस ने गवाहों के बयान को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से दर्ज किया और फिर कोर्ट के सामने पेश किया।
लखनऊ में बर्थडे पार्टी के दौरान खुशी में की गई फायरिंग में एक बच्चे को गोली लग गई। बर्थडे केक कटने से पहले ही समारोह में पहुंचा 11 साल का मासूम गोली लगने से ढेर हो गया। लखनऊ के आशियाना इलाके में एसडीओ पंचायत ने अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी दी थी। यूपी के फैजाबाद जिला चिकित्सालय में दहलाने वाली तस्वीर देखने को मिली। अस्पताल परिसर में नवजात शिशु की लाश को कुत्ते नोच रहे थे। जब लोगों ने देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। हंगामे के बाद कुत्ता तो भाग गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने हाय तौबा के बाद भी शव को मॉर्चरी में रखने से इनकार कर दिया। बाद में शव को पुलिस लाइन ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने लाजपत नगर में हुई 8 करोड़ की बड़ी लूट में शामिल बदमाश प्रदीप को सुल्तानपुरी से गिरफ्तार कर लिया। सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रदीप की कार का पीछा किया और सुल्तानपुरी में घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन प्रदीप उर्फ मच्छिंद्र पकड़ा गया।